हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इसमें हम खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस पेपर 2 देखेंगे। इसके पहले हमने प्रैक्टिस पेपर 1 डिस्कस किया था और इसमें हम व्याख्या सहित फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं। और एक बात और कि अगर उसको नहीं देखे हैं आप तो उसको भी देख लें। और इसमें हम 50 क्वेश्चन रखते हैं फ्रेंड्स, ताकि इसकी लेंथ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ना रहे कि एक बार देखने में प्रॉब्लम करे। तो आप क्रम से इसको देखिएगा। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन के साथ साथ में फ्रेंड्स इसका जो व्याख्या है वो भी आपको कई क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करेगी। तो यदि आप इसकी व्याख्या और इसके प्रश्न अच्छे से अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। तो फ्रेंड्स, किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की लंबी है। अब देखिए, अगर राज्यों की बात करें तब तो गुजरात की लंबी है, लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न होता कि निम्नलिखित में से किन राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता और यहाँ पर एक ऑप्शन होता फ्रेंड्स, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा होता? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। मतलब अगर प्रदेशों की बात कर लें और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो सारे में उसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स। और यदि ये बात की जाए, अगर पूछा जाए, मान लीजिए कि कहे कि सबसे कम जो है तटरेखा वो किसकी है, तो फ्रेंड्स गोवा जो राज्य है, गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर ये जो मध्यकाल में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास यहाँ, परगना के समानार्थी था ये चकला शब्द, या फिर दूसरा है सरकार के समानार्थी था, तीसरा है सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो चकला शब्द है, चकला शब्द क्या था कि ये सूबा और परगना के बीच में एक क्षेत्रीय इकाई थी। मतलब सूबा हो गया, परगना हो गया, उसके बीच की एक क्षेत्रीय इकाई थी और ये सरकार के समानार्थी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चकला का मतलब सरकार था, ऐसा नहीं था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई थी? फ्रेंड्स, अब ये देखिए, जैविक आपदा का मतलब क्या है कि जिसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाए कि वहाँ पर जीवों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं कि ये जैविक आपदा, इसको घोषित कर दिया गया। अब जैविक आपदा घोषित किया गया किसको? इधर ऑप्शन है आपके पास, यमुना, गोमती, सई और तमसा। तो फ्रेंड्स, ये जो गोमती नदी है इसको क्या किया गया था कि जैविक आपदा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी। और इसी किनारे जो गोमती नदी है, इसी के किनारे जैसे लखनऊ है, जौनपुर है, ये नगर हैं। और ये जो गोमती नदी है ये निकलती कहाँ से है फ्रेंड्स? अपना जो पीलीभीत है फ्रेंड्स, और पीलीभीत में एक झील का नाम है फुलहर। तो ये सारी चीजें देखिए, याद रखिए कि गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से? फुलहर झील से निकलती है। इसके किनारे कौन कौन से जगह, जैसे अभी बात हुई कि लखनऊ है, जौनपुर है, तो ये इसी के किनारे बसे हुए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अब देखिए, इसमें रियासत दिया है और एक तरफ दिया है शासक। देवगिरी का शंकर देव शासक रहा है, हाँ रहा है। वारंगल का रामचंद्र देव, ये नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो यही सही हो गया वैसे। अब देखिए, होयसल का कौन सा? बीर बल्लाल था। मदुरई का वीर पांड्य था। तो ये इनके शासक थे और ये इनकी रियासतें थी फ्रेंड्स। तो इसमें से बीर बल्लाल, ये जो वारंगल था, ये रामचंद्र नहीं। यहाँ आपने नाम सुना होगा कि रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी यहाँ की शासिका रही हैं, जो कि काफी लंबे समय तक, 30 से ज्यादा साल तक उन्होंने शासन यहाँ पर किया था फ्रेंड्स। अगला देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि जो मराठे थे वो सुरक्षा के लिए, मतलब कि जो दूसरी टेरिटरीज थी तो उनको कहते थे वो लोग कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरों से भी आपको सुरक्षा
प्रदान करेंगे और इसके लिए आप हमें क्या करो, हमें टैक्स दो। तो वो कौन सा टैक्स लगाए थे उनके ऊपर, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास सरदेशमुखी, चौथ, अबवाव, जमादानी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चौथ, देखिए ये जो चौथ था वो इसीलिए मराठों ने उनके ऊपर लगाया था, बहुत सारे राज्यों के ऊपर, कि हम आपके ऊपर एक तो आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरा कोई भी आपके यहाँ आक्रमण नहीं करेगा। तो इसके नाम से वो चौथ लेते थे। उनकी आमदनी का एक स्रोत था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी वो इसलिए लेते थे क्योंकि जहाँ पर वो थे उनका मतलब उनकी पैतृक, वो कह सकते हैं कि पैतृक रूप से उनको वो जगह मिली थी, इसलिए वहाँ से वो सरदेशमुखी लेते थे। और चौथ जो लिया करते थे फ्रेंड्स, वो आमदनी का 1/4 भाग लिया करते थे, इसलिए ये चौथ इस तरह से कहा जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से उसको सही कीजिए, ठीक है, चयन करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें काल क्रम के अनुसार सेट करना है। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर सेकंड और अहमद शाह। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो अपना जो मुगल काल है, मुगल काल के डिक्लाइन के बाद हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो 1707 में देखिए मुगल अंपायर का डिक्लाइन हो गया, मतलब कि औरंगजेब खत्म हो गया, मर गया। तो इसके बाद में जैसे ये मरा तो वहाँ पर फिर शासक, कई सारे शासक आए लगातार। तो इनमें से कौन से शासक किस तरह से आए, तो वही आपको यहाँ पर क्रम बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जहांदार शाह की देखें, इधर पे ये जहांदार शाह, तो देखिए बहादुर शाह जफर, मतलब कि औरंगजेब के बाद में पहला शासक हुआ था बहादुर शाह जफर, और जफर के बाद आया था ये जहांदार शाह। तो देखिए पहले नंबर पे तो दूसरा होगा। अब देखिए इसमें से आप छांटिए दूसरा शुरू कहाँ है, तो ये देखिए इसमें है। तो वैसे ही आप इसको इसी से इंडिकेट कर सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद कौन था, जहांदार। फिर इसके बाद में अगर इधर देखें, वैसे तो देखिए जहांदार के बाद फर्रुखसियर आया था, लेकिन अब फर्रुखसियर यहाँ पे दिया नहीं है। तो अब जो भी दिया है आप उसको इंडिकेट कर लीजिए। देखिए ये फिर दिया मोहम्मद शाह दिया है, फिर ये अहमद शाह दिया है, और फिर आलमगीर द्वितीय दिया है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है। तो ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति जी का, ये कहाँ पर, किन पहाड़ियों पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास सेवराय, बिलीगिरिंगम, जावादी और मल्लमाला। तो फ्रेंड्स ये जो मल्लमाला पहाड़ियाँ हैं, ये मल्लमाला पहाड़ियों पे ये मुख्यतः स्थित है। लेकिन अब मल्लमाला पहाड़ी में भी अगर हम बात करें तो ये शेषाचलम, एक पहाड़ी का नाम आपने अगर सुना हो, शेषाचलम पहाड़ियों का भाग है ये मल्लमाला। तो इसलिए ये शेषाचलम पहाड़ियाँ भी अगर होता यहाँ पे तो वो ऑप्शन सही मार्क किया जाता। अगला देखिए, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो थार का मरुस्थल है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। तो ये क्षेत्र किस काल का जमाव है। ऑप्शन है आपके पास प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, और चौथा है ओलिगोसीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन सही है, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव है ये राजस्थान का ये जो मरुस्थल है। अब देखिए ये जो मरुस्थल है वास्तव में शुरुआती तो मरुस्थल नहीं था, यहाँ भी मछलियों के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है पहले ये समुद्र का भाग था, लेकिन फिर जब भूगर्भिक संचलन हुआ तो भूगर्भिक संचलन के कारण ये इस तरह की स्थिति वर्तमान में हमें दिखाई देती है। अगला देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आपको बताना है कि पश्चिमी घाट से नदी इनमें से कौन सी नहीं निकलती है। ऑप्शन देखिए आपके पास है गोदावरी, ताप्ती या तापी, कावेरी और कबाम। तो इसमें से देखिए ये जो तापी है या ताप्ती नदी है, ये नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल से। और मध्य प्रदेश का जो बैतूल वाला भाग है वो डेफिनेटली पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ से पश्चिम घाट से जो नदी नहीं निकलती है वो कौन सी है, तापी है, ताप्ती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन इलायची एवं
काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि कहाँ पर इलायची और जो काली मिर्च है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, जो काली मिर्च है और इलायची है ये सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादित होती है। और देखिए केरल मसालों के लिए बहुत ही पुराने समय से ही बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। जब वास्को डी गामा भी भारत आया था तो यहाँ से वो जो गरम मसाले ले गया था, काली मिर्च ले गया था, उसने फ्रेंड्स उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा लाभ कमा लिया था। इसलिए ये तो मसालों के लिए बहुत पहले से ही प्रसिद्ध रहा है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है कि जो 2011 की जो सेंसस हुई, जनगणना हुई, उसमें से ग्रामीण जनसंख्या किसकी ज़्यादा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भी है और यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, निम्न घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ऑप्शन क्या है, पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। आपको क्या करना है कि इनके काल क्रम के अनुसार इनको सेट करना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आया होगा। अब सोचिए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन आया होगा पहले, सरीसृप, पहला कीट, कवच वाला जीव या फिर पहला स्तनधारी। तो डेफिनेटली इसमें से पहले कौन आया होगा, पहले तो कवच वाला जीव आया होगा, है ना भाई। पहले क्या हुआ कि जब घोंघा और इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हुई होंगी ना, इसके बाद कीट बना होगा। तो इसका मतलब है कि पहले तीसरा हुआ होगा। तो अब इसमें से आप इंडिकेट के करके देखिए, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका डायरेक्टली वैसे सही हो गया। इसके बाद देखिए कीट आया, और देखिए कीट के बाद में कौन आया, सरीसृप आया, और सरीसृप के बाद में आया स्तनधारी। स्तनधारी जो जीव आज देखिए मनुष्य हो या दूसरे जो भी प्राणी हैं, ये बहुत बाद में आए हैं और इनकी संरचना बहुत ज़्यादा जटिल है फ्रेंड्स। जैसे अब देखिए ह्यूमन, देखिए तो ह्यूमन की जो संरचना है कितनी ज़्यादा जटिल है, और इसकी जटिलता को आप इसके दिमाग से अगर देखें तो इसमें करोड़ों और अरबों न्यूरॉन्स हैं, और एक एक न्यूरॉन्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को संग्रहित कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जटिल संरचना अपने आप में है। अगला देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और फिर क्या करना है, हमें सही कूट नीचे दिया है उसका मार्क करना है। तो चलिए इसका देखिए, चोटी एक तरफ दिया है और एक तरफ राज्य दिया है, किस राज्य की चोटी कौन सी है। एक तरफ है हमारे पास देखिए केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। दूसरी तरफ दिया है दोदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुडी और सारामती। अब इसमें से देखिए अगर आपको थोड़ा ही अगर इसमें से पता है, देखिए जो यहाँ पर जो नंदा देवी आपको दिख रही है ना, तो नंदा देवी कहाँ की चोटी है, उत्तर भारत की है ना। उत्तर भारत में कहाँ की है, ये उत्तराखंड की है। अब देखिए ये उत्तराखंड की चोटी है। आप अगर इसको मार्क करते हैं तो देखिए यहाँ पर कूट देखिए, तीसरे का दूसरा मार्क किया है हमने। अब हाँ, सी का मतलब दूसरा। अब यहाँ पर आप देखिए अगर सी का दूसरा इस कूट में अगर कहीं पर भी आते हैं आप, तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेते हैं, लेकिन अब बाकी को देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें से ये देखिए, अगर आप यहाँ पे जाएं केरल पे, तो केरल पे ये अनाईमुडी मिलती है आपको। अनाईमुडी जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अगर आता तो कौन सी है, अनाईमुडी है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो ये तमिलनाडु को आप डोडा बेटा से लगाएंगे, और डोडा बेटा क्या है कि दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुडी पहली चोटी है। इसके बाद नागालैंड जो है फ्रेंड्स, नागालैंड में एक चोटी है जिसका नाम है सारामती। ये तो इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और उत्तराखंड को हमने देखा ही कि इसमें क्या नंदा देवी है। अगला देखिए, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। मतलब कि वर्तमान में जो जनसंख्या है इसके सुखों का परित्याग किए बिना और भविष्य के लिए भी ऊर्जा संसाधनों का बचत करना, ताकि वो भविष्य के लिए अगली पीढ़ी के लिए हों। ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा क्या निर्धारित करती है या क्या बताती है। ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि,
आर्थिक विकास, संपोषणी विकास और मानव विकास। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये संपोषणी विकास होगा, क्योंकि संपोषणी विकास क्या है कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करते करते हम भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें, यही है संपोषणी विकास। तो इसका ऑप्शन सी सही था। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है कि महिला साक्षरता दर सबसे कम किसमें है। ऑप्शन देखिए, अब चूंकि यूपी की बात पूछ रहा है ना, यूपी के जिलों की बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन है यहाँ पर रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो यहाँ पर जो ये श्रावस्ती है, यहाँ पर महिला जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है श्रावस्ती में। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गले में जो ग्वाइटर भी कहते हैं इसको। तो अगर ये रोग हम सोच रहे हैं कि ना हो हमें, तो हमें आयोडीन खाना पड़ेगा। तो आयोडीन का उत्पादक सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ऑप्शन है आपके पास जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और चीन। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स तीसरा सही है, चिली। आयोडीन का उत्पादन चिली सबसे ज़्यादा करता है, और चिली दक्षिण अमेरिका का देश है। आपने अगर देखा हो कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें बिल्कुल पतली सी पट्टी के रूप में ये चिली देश है, और इसकी तटरेखा बहुत ज़्यादा लंबी है फ्रेंड्स, और ये इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि ये समुद्र से भी काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। समुद्र में जो शैवाल होते हैं उन शैवालों से आयोडीन निकाला जाता है, फिर इसको नमक में मिलाया जाता है, और फिर आयोडीन युक्त नमक हमें प्राप्त होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग, जिसको अब कहते हैं क्या, नीति आयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो आकलन है निर्धनता का वो कौन करता है? ये नीति आयोग करता है। तो चौथा ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन है आपके पास स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश। बताइए कौन सा इसमें से द्वितीय प्रदूषक है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन पहला सही है, स्मॉग। अब देखिए स्मॉग द्वितीय प्रदूषक क्यों है? तो द्वितीय प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के माध्यम से बनते हैं। अब स्मॉग क्या होता है? जैसे कि कई तरह की जो धुआं होता है, तो जब ये धुआं पर्यावरण में जाता है और फिर नमी से क्रिया कर लेता है तो ये फिर स्मॉग बना लेता है, और स्मॉग से ये धुंधला धुंधला और धुंधली जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो जैसे अब इसमें से क्या आएगा, कोहरा बन जाएगा, ये धूम बन जाएगा, तो यही सब स्मॉग कहलाता है। अब स्मॉग जो है, जैसे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगा, है ना, हाइड्रोजन कार्बन मिल जाएंगे कई तरह के, फिर ये स्मॉग बन जाएगा। तो इसलिए स्मॉग क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन में कार्य योजना है, तो भारत ने उसमें कब से एंट्री किया? ऑप्शन है 2000, वर्ष 2000 से, 2008 से, 2012 से, 2015 से। तो फ्रेंड्स 2008 से हमने इसमें लोकार्पण किया, इसमें हमने एंट्री की, ताकि हम क्या कर सकें, इसमें से इसके जो जलवायु का परिवर्तन है इसको रोक सकें। अगला देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है सागरीय मतलब कि महासागर, दूसरा है वन, तीसरा है पर्वतीय और चौथा है मरुस्थलीय। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें से सबसे जो स्थायी है वो है सागरीय। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक ऐसा तंत्र जहां पर कई मतलब विभिन्न तरह के जीव रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, वो क्या कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो फ्रेंड्स बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ तक की परिभाषा के हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि एक बूंद से लेके और पूरे एक सागर तक सारी की सारी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, क्योंकि एक बूंद जल में भी कई तरह के जीवाणु हो सकते हैं,
कई तरह के उसमें से ऐसे वो हो सकते हैं कि जर्म्स हो सकते हैं जिनको हम पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं, और ये पूरा जो सागर है, समुद्र है, इसको भी हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है? यही है, क्योंकि इसको डिस्टर्बेंस उतना ज़्यादा नहीं होता। हालांकि मनुष्य ने काफ़ी इसको हार्म पहुंचाया है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। अगला देखिए, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है कि प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है। ऑप्शन है बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर, और चौथा है सेवा कर। तो फ्रेंड्स, ये जो आयकर होता है ये हम इससे डायरेक्ट कर ले लिया है ना, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम में ये आता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष कर के उसमें कोड में क्या है? आयकर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? इसमें से ऑप्शन है आपके पास रेशम, शहद, लाख और मोती। मतलब कि कीटों से कौन प्राप्त नहीं होता है, इनमें से कोई ऐसा वो है जो कीट नहीं है, तो कौन नहीं है? देखिए, रेशम, शहद, लाख और मोती। तो जो मोती है फ्रेंड्स, ये कीट नहीं है ना, ये कीट नहीं है, क्योंकि जो मोती है वो सीप से प्राप्त होता है, और सीप एक कीट नहीं है। बाकी देखिए ये क्या है, ये सब रेशम का कीट होता है ना, उड़ता है। शहद मधुमक्खी उड़ती है। लाख वाला जो ये भी एक कीट होता है, पतंगा है ना, उड़ता है। और मोती, ये जो मोती होती है ये सीप से होती है, ये तो उड़ती थोड़े ना है, तो ये कीट थोड़े ना है ना, ये कीट नहीं है। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स में से मोती कीट नहीं है। अगला देखिए, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, तो हरित ग्रह प्रभाव क्या है? ऑप्शन है आपके पास वैश्विक ताप में वृद्धि, दूसरा वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, और चौथा है नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो वैश्विक ताप वृद्धि है, क्योंकि वैश्विक ताप का बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, हरित ग्रह प्रभाव कहलाता है। और इसके कारण वो हैं जो हमारी कई सारी गैस उत्सर्जन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है ना, मीथेन है, ये कई तरह की गैसें हैं जो इसकी कारक होती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के तनों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? मतलब कि जो सरसराहट है वृक्षों की, वो कितने डेसिबल का आवाज उत्पन्न करती है? ऑप्शन है 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल और 100 डेसिबल। तो साधारण जो फ्रेंड सरसराहट होती है वो 20 डेसिबल का शोर उत्पादित करती है। अब देखिए, डेसिबल में हिसाब से अगर देखें तो जैसे हम जो साधारण बातचीत करते हैं तो उसमें लगभग 40 से 50 डेसिबल की आवाज होती है। अगर हम इससे ज़्यादा जाते हैं फ्रेंड्स, तो अगर हम चले जाते हैं 80 तक, तो ये एक क्लाइमेक्स है फ्रेंड्स। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है और दिमाग को डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पर जो 100 डेसिबल होता है फ्रेंड्स, ये होता है कारखानों में जितनी भड़बड़ होती है, जो इतनी ज़्यादा शोर होता है, तो कारखानों का आवाज़ का जो डेसिबल है वो 100 के लगभग होता है। और इससे भी ज़्यादा होता है जेट वाहन का। अगर 120 चला जाता है तो फ्रेंड्स, तो वो तो जेट वाहन होते हैं, और उनमें तो अगर जो लड़ाकू विमान होते हैं जेट, अगर वो घरों के नज़दीक से निकाल दिए जाएं तो जो घरों में कांच की खिड़कियां होती हैं वो भी टूट जाती हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मतलब जो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में उसका मुख्य भाग क्या है? ऑप्शन है एथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये दलदली स्थानों में पाई जाती है, और जैसे कोयले के खदान है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। अगला देखिए, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है आइबोप्रोफेन, दूसरा है एसिटामिनोफेन, चौथा है एस्प्रिन, चौथा है डाइक्लोफिनेक। तो गिद्धों के मरने का कारण एक जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक औषधि है, वो कौन सी है? तो इसमें देखिए चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स, डाइक्लोफिनेक।
डाइक्लोफिनेक एक दर्द निवारक औषधि है जो जानवरों को दी जाती है, और जब जानवर मर जाते हैं तो ये डाइक्लोफिनेक उनके शरीर में ही उपस्थित रहती है। जब गिद्ध उनके मांस को खाते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है फ्रेंड्स। तो जैसे उनकी किडनी फेल होती है तो वो मर जाते हैं। तो ये डाइक्लोफिनेक जो है इसको सरकार ने बैन कर दिया है ताकि गिद्ध मरे नहीं। हालांकि गिद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इनको प्रिजर्व करने की भी कोशिश की जा रही है। अगला देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम किस में होता है? ऑप्शन है निर्वात में, वायु में, जल में और इस्पात में। तो फ्रेंड्स ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है, और घनत्व बढ़ने पर ध्वनि के वेग में बढ़ोतरी होती है, और दाब के बढ़ने पर घनत्व उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो घनत्व जिसका ज़्यादा होगा उसमें जो वेग है ध्वनि का वो ज़्यादा होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? मतलब कि निम्नलिखित में से अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। आर्थिक मंत्री परिषद किसको कहा गया है? ऑप्शन देखिए, योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्री परिषद, और चौथा है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो मतलब आर्थिक मंत्री परिषद। कैसा मंत्री परिषद? आर्थिक मंत्री परिषद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है ना, इसको कहा गया था क्या कि आर्थिक मंत्री परिषद है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की जो भी कैसे अर्थव्यवस्था को चलाया जाए उसके पूरे सिस्टम का जो काम करता था वो कौन करता था? नीति आयोग या योजना आयोग कर रहा है, और ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग हालांकि 2015 से शुरू हुआ है। नीति आयोग 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इसको अब मतलब लागू कर लिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा, अब देखिए यहाँ पर 2015 का पूछ रहा है, 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक था। अगर आप इसको फ्रेंड्स 2019 भी कर दें तब भी देखिए सेम चीज काम करेगी। कैसे? निम्नलिखित में कौन सा 2019 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक था? ऑप्शन देखिए आपके पास हैं, कौन सा? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है फ्रेंड्स। और हम किस नंबर पे हैं? हम चौथे नंबर पे हैं। अब देखिए, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स कौन सा? यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन है, और फोर्थ नंबर पे हम है इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न ये पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हम किस नंबर पे, तो हम चौथे नंबर पे हैं। हालांकि देखिए अब ये जो लॉकडाउन रहा तो इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अब अगर 2020 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया होगा, लेकिन हम 2019 की भी अगर बात करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में चाइना नंबर 1 पर रहा है, और दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे यूरोपीय यूनियन और चौथे में भारत। अगला देखिए, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ऑप्शन है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। मतलब कि जो धुआं है, आप जानते हैं कि जैसे धुआं है तो धुआं अगर आंखों में लग जाता है तो वो आंखें में जलन होने लगती है। तो वो जलन क्यों होने लगती है आपको बताना है। धुएं में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उसमें पाया जाता है जिससे आंखों में जलन होने लगती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर आपको कूट में भी बताना है फ्रेंड्स, है ना, कूट में बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए तो देखिए, अब देखते हैं इसमें से एक एक करके कि इसमें से कौन कौन सही है। पहला देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। देखिए, जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो होता है किसको? विकासशील देशों को। ये बात सही है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला, देखिए भारत गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत में गैस त्रासदी का मतलब यहाँ से क्या है? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी फ्रेंड्स, जो कि 1884 में 2 दिसंबर की मध्य रात्रि
और 3 दिसंबर का जैसे शुरू होना था तब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट उत्सर्जित हुई थी। तो इसमें से पहले ये देखते हैं आप इसमें सही कौन सा है। अच्छा, तो प्राकृतिक, ये तो सही हो गया फ्रेंड्स पहला। दूसरा, ये मानव निर्मित थी, ये भी सही है क्योंकि मानव निर्मित ही थी वो। अगला देखिए, भारत आपदा मुक्त देश है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ये गलत है क्योंकि भारत में आपदाएं कई तरह की आती हैं। अब चौथा देखिए, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं। जो मैंग्रोव वन है वो चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं, ये बात सही है। तो इसमें से देखिए तीसरा ऑप्शन गलत है। अब हम कूट पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए, तो कूट पर तीसरा गलत था, इसका मतलब तीसरा जिसमें जिसमें होगा उसको हटा दीजिए। तो देखिए पहला हट गया, ये दूसरा हट गया और ये चौथा हट गया, तो तीसरा ऑप्शन ये सही हो गया। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा हम बात कर लेते हैं, इसमें से भोपाल गैस त्रासदी या भारत गैस त्रासदी जिसको कह रहे थे। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बात की कि 1984 में ये गैस त्रासदी हुई थी और ये 2 से 3 मतलब 2 दिसंबर की रात को हुई थी ये। तो ये इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिसाव हो गया था, जिससे कि बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे। अब ये मिथाइल आइसोसाइनेट प्रयोग कहाँ होता था? ये कीटनाशक बनाने में प्रयोग होता था फ्रेंड्स। तो कीटनाशक बनाने में ये जो प्रयोग होती थी उसके माध्यम से ये गैस त्रासदी हुई थी। अब मैंग्रोव वन जानते हैं आपकी जो तटीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ये मैंग्रोव वन होते हैं, खारे पानी में उगते हैं और खारे पानी में उगने के साथ साथ में इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो मैंग्रोव वन है ये चक्रवातों के प्रभाव को हाँ कम कर देते हैं। अगला देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसकी लिखी है? ऑप्शन देखिए, स्टीफन हॉकिंस, जेबी नार्लिकर, चौथा है सीवी रमन और तीसरा था सीवी रमन, चौथा है एस बोस। तो स्टीफन हॉकिंस ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी है। आप जानते हैं ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और ये देखिए इनकी विशेषता इस चीज़ में थी कि ये पूरे के पूरे पैरालाइज थे। इनके शरीर का 2 से 3% भाग जो था वही सिर्फ एक्टिव था, माइंड ओनली समझ लीजिए। और लेकिन ये इतना बड़ा काम कर गए ये कि स्पेस के उसमें से बहुत बड़े रिसर्च इन्होंने किए। अगला देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास, राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर और संजय बारू। तो देखिए ये जो संजय बारू है फ्रेंड्स, ये हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये जो मनमोहन सिंह हैं उनके ऊपर लिखी गई किताब है। और जो संजय बारू थे ये इनके एक सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार थे फ्रेंड्स, उन्होंने लिखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन है आपके पास, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग। तो इसमें से वेग किसका ज़्यादा होता है? प्रकाश का। आप जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है और प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड, ये 16 दशमलव कुछ सेकेंड का समय वो ले लेता है पृथ्वी तक आने में। अगला देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मतलब कहाँ पे जीवन संभव हो सकता है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो मंगल पे जीवन संभव हो सकता है, लेकिन अभी पूर्णतया ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि हाँ वहाँ पे जीवन है। और इसको मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है आपके पास, संतरा, सेब, गाजर और आंवला। तो ये विटामिन सी का स्रोत आंवला सबसे अच्छा है। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही स्थिति क्या है? मतलब कि भारत में जो संविधान सभा बनी थी उसकी अंतिम बैठक किस तारीख की हुई थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप बात करें इसकी, तो आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को सबसे लास्ट बैठक थी और इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको मतलब राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, नॉमिनेट कर दिया गया था, तो वो यही टाइम था।
और यहाँ पर देखिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ये कंप्लीटली पूरा तैयार हो गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। मतलब ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनमें से प्रदूषण कौन उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इनमें से प्रदूषण कौन नहीं करता है? सौर ऊर्जा नहीं करती है, क्योंकि फोटोवोल्टिक जो सेल्स रहते हैं उन फोटोवोल्टिक सेल से हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, बिजली बना लेते हैं प्रकाश से, लेकिन वो कोई भी उत्सर्जन नहीं करते हैं। अगला देखिए, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास कार्बन की मिश्र धातु, दूसरा है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, तीसरा है कार्बन का समस्थानिक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रेफीन होता है फ्रेंड्स वो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं साधारण अध्ययन के लिए। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी और ये सभी। तो इनमें से इन सभी के हिसाब से इनको बांट सकते हैं। कुछ समाजवादी हैं, है ना, कुछ उदार बौद्धिकतावादी हैं, कुछ गांधीवादी हैं। तो ये तीनों में हम इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। मतलब कि महिला एवं बाल विकास, महिलाओं के लिए और बच्चों के विकास के लिए हमने स्वतंत्र मंत्रालय कब बनाया। ऑप्शन है 1985, 1986 और 1987 और 2006। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि 2006 में इसके लिए वो हमने तैयार किया है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। मतलब कि जो लोकसभा हमारी है इसमें से जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है। ऑप्शन है 15, 20, 25 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 20 हो सकता है। अब इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी आप जानते हैं कि जो लोकसभा है और लोकसभा में पूरे हमारे 543 जो मेंबर हैं ये चुन के जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में +2, मतलब कि ये एंग्लो इंडियंस का वो होता था। अब देखिए इनमें से अभी के पहले का मतलब कि जब ये हमारा जम्मू कश्मीर डिवीज़न नहीं हुआ है तब के पहले की स्थिति इसकी आपको अगर हम बताएं तो ये थी कि यहाँ पर देखिए कि 530 राज्यों के द्वारा ये चुन के आते थे, ठीक है। इसमें से 13 चुने जाते थे केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 यहाँ पर जैसे कि एंग्लो इंडियन वाले थे। लेकिन अब वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। वर्तमान स्थिति को यहाँ पर थोड़ा फ्रेंड्स देखने लायक है, क्योंकि विभाजन भी हुआ है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसको देखिए आप समझते हैं। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हो गया वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवीज़न उसका कर दिया गया। तो इसके बाद स्थिति क्या है कि पहले तो वो राज्य था, तो राज्य में ही उसकी जो सीटें थी वो इसमें से काउंट हो रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्य में ही उसकी सीटें काउंट हो रही थी। इसके बाद में क्या हुआ कि अब ये अलग हो गया, तो उसमें कितनी सीटें थी? उसमें से लोकसभा की 6 सीटें थी। तो 6 सीटें इससे निकल के कहाँ को चली गई? अब इधर को चली गई, केंद्र शासित प्रदेश की। तो अब एक्चुअली जो स्थिति हमें नजर आएगी वो इससे क्या होगा कि देखिए ये हो गया यहाँ पर हमें ये नजर आएगा कि ये 24 हो गया इधर, ठीक है। और इससे ये 6 सीटें यहाँ चली गई तो ये 119 सीटें हो गई। तो अगर वर्तमान की स्थिति आप जानेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर 19 हो गई हैं,
लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती थी वो ही पूछ रहा था इसमें। तो मैक्सिमम 20 हो सकती थी। क्यों? क्योंकि संविधान के हिसाब से मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी है? 545 हैं। अब 545 में से जम्मू कश्मीर के डिवीजन के पहले आंकड़ा कैसा था कि 543 में चुनाव होता था और 2 एंग्लो इंडियन वाली राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट की जाती थी। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने अब वर्तमान में देखा कि ये 530 और 13 पे डिवीजन था इनका, लेकिन अब इससे 6 और चली गई हैं। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से इनकी स्थिति आ गई है। अब ये बात हुई एक चीज़ और समझिए फ्रेंड्स कि जो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेट की जाती थी, तो आप जानते हैं कि जो नॉमिनेशन का है और जो SC ST के लिए जो नॉमिनेट की जाती थी सीटें, जिनमें से आई होप 82 या 84 सीट है शायद इसके लिए और 47 सीट शायद उसके लिए, 47 जो भी शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि जो सीटें मतलब कि SC ST के लिए ये था कि फिक्स की गई थी कि उनके लिए रिजर्व की गई थी, और इसके साथ साथ में जो सीटें मतलब 2 इंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व की गई थी, ये 10-10 साल के लिए रिजर्व की गई थी। अभी सरकार ने 104 अमेंडमेंट किया है संविधान में, मतलब कि 104 संविधान संशोधन किया है। इसमें से इन 2 सीटों के नॉमिनेशन के लिए जगह नहीं दी, इनको क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। तो ये भी अभी आपको याद करने के लिए ज़रूरी है। और 10 साल के लिए SC ST के लिए क्या कर दिया है उन्होंने कि सीटों का वो रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। तो ये भी याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है लोकसभा में। तो ये 104 था, ये हमें याद रखना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था वो महिला और बाल विकास के लिए, उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। एक चीज़ अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाला कालीनों के लिए या कालीन उत्पादन के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कालीन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मिर्जापुर, गाजियाबाद, उन्नाव और भदोही। तो यहाँ पर देखिए जो भदोही है ये कालीन के लिए बहुत ही, देखिए सरकार ने क्या चलाया था, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद जो योजना चलाई थी, उसके तहत क्वेश्चन आने की संभावना है। और खास कर ये लॉकडाउन और जो ये चीज़ हुई, तो इसकी वजह से सरकार ये चाह रही है कि एक ही जगह प्रोडक्शन हो और वहीं पे उसका कंजम्पशन हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो कालीन भदोही में बनाई जाती हैं। अगला देखिए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौराहा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो तबला वादक का आपको नाम बताना है जो बनारस घराने से संबंधित थे फ्रेंड्स। और ऑप्शन है आपके पास अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, और तीसरा है शिव कुमार शर्मा, और चौथा है पंडित किशन महाराज। तो इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो बनारस घराने का है और वो तबला वादक है? तो इसमें से देखिए पंडित किशन महाराज ये तबला वादक हैं और बनारस घराने के हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। मतलब कि मानसून मतलब कि जो बरसात का सीजन होता है, चौमास होता है, उसमें गाया जाता है और विरह को ये दर्शाता है। चैती, गिद्दा, कहरवा और कजरी। तो कजरी है जो फ्रेंड्स ये गाई जाती है मानसून के मौसम में और ये विरह को दर्शाता है। इसमें से कृष्ण और राधा को लेके गाया जाता है ये। तो ये कजरी गाना जो है, कजरी जो लोकगीत है, ये इस तरह की मतलब अपनी जो विशेषता है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड चैती की, तो देखिए चैती क्या है, जब चैत काटा जाता है ना। चैत काटने का मतलब कि जब फसल कटती है मार्च में, तो फरवरी मार्च में अप्रैल में जब फसल कटती है तो चैती उस समय फसल काटने के दौरान गाते हैं लोग, तो उसे कहते हैं चैती। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गिद्दा।
गिद्दा कहाँ का? पंजाब का ये लोक नृत्य है फ्रेंड्स, गिद्दा, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना। कहरवा क्या है? कहरवा का मतलब है जब पानी भरने मतलब जाती हैं जैसे स्त्रियां, तो वहां पर कहरवा गाती हैं। अगला देखिए, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर विश्वविद्यालय जो अभी भी है, आप देख रहे होंगे, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, तीसरा है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, और चौथा है पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स इसमें से इसका नाम क्या है? ये है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। अगला देखिए, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन, हिरण का उद्यान, मूल गंधकुटी विहार, तीसरा है तिब्बती मंदिर, और चौथा है रामभर स्तूप। तो फ्रेंड्स जो ये कुशीनगर है, आप जानते हैं कुशीनगर में क्या है कि बौद्ध की जो उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर क्या है कि रामभर स्तूप है। तो ये जो जाना जाता है रामभर स्तूप के नाम से जाना जाता है। और देखिए अगला है, भारत और राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन है छोलिया, छाऊ, चरकुला और दुनहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको कहते हैं चरकुला नृत्य। और ये चरकुला नृत्य में देखिए क्या होता है कि एक स्त्री होती है, वो अपने ऊपर क्या करती है, रथ या बैलगाड़ी के पहिए नुमा एक पहिया रखती है, फिर उसके ऊपर घड़ा रखती है, फिर घड़े के ऊपर वो दीपक रखती है, और फिर वो नृत्य करती है। तो ये है चरकुला नृत्य की विशेषता, या फिर चरकुला नृत्य इस तरह से किया जाता है। अगला देखिए, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से ... का उत्पादक है। मतलब कि जो औरैया जिला है, यहाँ पर किस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है? ऑप्शन है आपके पास, शुद्ध गुड़ है, शहद है, शुद्ध देसी घी है, और हींग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि शुद्ध देसी घी के लिए औरैया जिला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर काफी जानवर पशु पाले जाते हैं, और ये इस प्रकार से वहाँ पर उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और यदि आपकी कोई डिमांड है तो उसको भी आप बता सकते हैं, ताकि हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।